हेलो दोस्तों। तो हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत से पहले एक वीडियो मैं आपको मध्यकालीन इतिहास की अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊँगा। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए। पहला राजवंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश हुए, जिसमें से हम आज इस वीडियो में गुलाम वंश पढ़ेंगे। सबसे जैसे ये था 1206 से 1290 तक, ये था 1290 से 1320 तक, और ये था 1320 से 1414 तक। सैयद वंश था 1414 से 1451 तक। अरे लोधी वंश था 1451 से 1526 तक। 1526 के बाद बाबर अटैक करता है भारत पर, जिससे मुगल वंश की नींव पड़ती है। और सबसे कम दिल्ली पर शासन किया था खिलजी वंश ने, और सबसे ज़्यादा दिल्ली पर शासन किया था तुगलक वंश ने। तो ये सवाल आ चुका है, सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने और सबसे ज़्यादा शासन किया था तुगलक वंश ने। अब हम सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे। ये दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, यानी दिल्ली पर राज किया। ये गुलाम वंश इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को इसको मामलुक वंश भी कहते हैं। इसके शासक एक विशेष जाति से संबंध रखते थे, जिस जाति का नाम है इलवारी जाति। यानी कि जो गुलाम वंश के शासक थे उसके शासक इलवारी जाति से संबंधित थे, और इस वंश गुलाम वंश का दूसरा नाम एक मामलुक वंश भी है। गुलाम वंश वही है जिसमें मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, बख्तियार खिलजी और यलदौज। तो इसमें से जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो इसमें गुलाम वंश में पहला शासक दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे। दिल्ली सल्तनत में हम आज पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था भारत पर 1206 से 1210 तक। इसको गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी शासक जो मेन शासक थे, यानी इंपॉर्टेंट शासक थे, वो किसी न किसी के गुलाम जरूर थे। जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फर्स्ट शासक था 1206 से 1210। गुलाम वंश था वैसे 1206 से 1290 तक, जिसमें 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। इसकी कैपिटल थी लाहौर। इसकी उपाधि थी लाख बख्श, यानी लाख रुपयों का दान देता था। लाख बख्श और पील बख्श, यानी ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसकी उपाधि थी लाख बख्श। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। 1210 एडी में, 1210 ईस्वी में ये पोलो खेल रहा था। पोलो खेलते वक्त इसकी मृत्यु की थी। इसने निर्माण कार्य भारत में इंपोर्टेंट निर्माण कार्य करवाए थे, वो हम अब देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक में भारत में निर्माण कार्य करवाए थे, इसमें से पहला था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। सेकंड था 2.5 दिन का झोपड़ा, या 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अजमेर, ये पहले या तो संस्कृत लाइब्रेरी थी या कोई जैन मठ था। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, ये अजमेर में है, ये दिल्ली में है। और इसने तीसरा इम्पोर्टेंट निर्माण करवाया था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसने
कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार या कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसका गुरु था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसकी याद में, उसी के नाम पर कुतुबुद्दीन था ना, तो इसको कुतुब मीनार, उसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। एक सवाल आया हुआ, कुतुब मीनार में कितनी मंजिला है, कितनी मंजिल है? कुतुब मीनार में 5 मंजिल है और 73 मीटर का है। इसका निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिशी गुलाम वंश का शासक है, जिसको हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और इसमें 5वीं मंजिल पर बिजली गिरने से यहाँ पे क्षति हो गई थी, उसको 5वीं मंजिल को दोबारा बनवाया था, 5वीं मंजिल को दोबारा यानी जीर्णोद्धार करवाया था इसका फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने, फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था। इसको हम भी आगे पढ़ेंगे। इसमें जो आपका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसम निजामी रहता है, हसम उन निजामी, जिसने लिखी है ताजुल मासिर, ताज उल मासिर। और इसके दरबार में फखरुद्दीन नाम का कवि भी रहता था, जिसने लिखी है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख मुबारक सही। अर्थात हसन निजामी ने लिखी है ताजुल मासिर और फखरुद्दीन लिखी है तारीख ए मुबारक शाही, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में या फिर उसके समकालीन था। गुलाम वंश का सेकंड शासक इल्तुतमिश, वो था, पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से 1210 तक। अब ये है 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसका गुलाम था ये उसका गुलाम था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरे गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। ये कुतुबुद्दीन का दामाद भी था। इसने कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसने कैपिटल अपनी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। और चंगेज खां का क्रोध से बचाता था। चंगेज खां किसी का पीछा करता हुआ आ रहा था, वो भारत में छिपना चाहता था, जिसका पीछा चंगेज खां कर रहा था, तो उसको शरण देने से मना कर दी थी इल्तुतमिश ने। इसलिए अगर शरण दे देता तो भारत पर चंगेज खां अटैक करता, इसलिए उसने शरण नहीं दी, चंगेज खां के क्रोध से बचाया। चंगेज खां की मृत्यु हुई थी 1227 AD में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आ चुका है। इल्तुतमिश का पूरा नाम, इल्तुतमिश जो हम पढ़ रहे हैं, सेकंड शासक गुलाम वंश का, इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसको याद करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं बता दी, इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके इंपॉर्टेंट सवाल है, इसने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का सिक्का था टंका, चांदी का सिक्का था टंका, और तांबे का इसने चलाया था जीतल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और इसने एक इक्ता सिस्टम से शुरुआत किया था, अर्थात जो इसकी सेना में जो सैनिक थे उसको एक भूमि का टुकड़ा देता था, उसके अंडर कुछ सैनिक होते, जो मैन सैनिक होता था उसके अंडर कुछ सैनिक होते थे। उन सैनिकों और इस मैन सैनिक को इस जमीन के टुकड़े से ही अपना जीविका पूरी करनी होती थी, इसलिए इसको इक्ता सिस्टम कहते हैं। अर्थात इसको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, और जिसको जमीन का टुकड़ा मिलता उसको इक्तेदार या बाली या फिर मुक्ति ये कहते थे, जिसको जमीन का टुकड़ा मिला। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी। इक्ता प्रणाली क्या थी? सैनिकों को जमीन का टुकड़ा देता था, जिससे वो अपनी जीविका प्राप्त कर सके, जिससे पैसे कमा सकते और अपना पेट पाल सके। और जिनको इक्ता मिलती थी उसको इक्तेदार, बाली या मुक्ति कहा जाता था। इसने 40 का समूह बनाया, जिसको कहते हैं तुर्क चहलगानी, अर्थात 40 लोगों का एक समूह बनाया था, जो इसके पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करते थे, जो कि तुर्क थे, इसलिए इसको तुर्क चहलगानी यानी 40, जो कि तुर्कों का समूह था। इसने तुर्कों का ये समूह बनाया था, जिसके पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करते थे। धीरे धीरे जाकर इनका ही मतलब कि राजा तो एक प्रकार का नाममात्र हो जाता है, आगे जाके इनका ही मतलब कि इनका ही रूल होता है अधिकतर, तो ये जो कहेंगे वही राजा बनेगा, जिसको हटाएंगे वो हट जाता था। इल्तुतमिश का एक प्रधानमंत्री था वजीर, इसको पहले प्रधानमंत्री को वजीर बोला जाता है। इस इल्तुतमिश का एक वजीर था, अर्थात प्रधानमंत्री था, इसको कहते हैं निजाम उल मुल्क।
ये इंपॉर्टेंट सवाल। निजाम उल मुल्क अर्थात इल्तुतमिश का वजीर का क्या नाम था? निजाम उल मुल्क। इसने क्या कंप्लीट करवाया था? अभी मैंने बताया था, जो अपनी कुतुब मीनार है 5 मंजिला, 1 2 3 4 5, इसको स्टार्ट करवाया था, कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को। कुतुब कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसकी एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सेकंड, इस इल्तुतमिश के बाद आते हैं इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक आप पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से 1210 तक। इल्तुतमिश था 1210 से 1236 तक, और 1236 से 1240 तक है रजिया सुल्तान। ये किसी की गुलाम नहीं थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसमें जो मेन शासक हैं, जो इम्पोर्टेंट शासक हैं, वो एक दूसरे के गुलाम रहे, मतलब कि गुलाम रहे हुए हैं। ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। भारत पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासक, एकमात्र मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। दोस्तों, हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासनकाल था। भटिंडा, जब रजिया सुल्तान जब मुस्लिम शासिका बनी, जो जो तुर्क चहलगानी थी ना, जो इल्तुतमिश ने बनाई थी, तुर्क चहलगानी 40 आदमियों का समूह या 40 सरदारों का समूह, उसने इसको रानी मानने से मना कर दिया था रजिया सुल्तान को। इसलिए उनमें से एक था उनमें से एक था भटिंडा। भटिंडा का एक शासक था जिसका नाम जिसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने इसको रानी मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए ही रजिया सुल्तान ने भटिंडा पर अटैक किया था, क्योंकि ये अल्तुनिया जो भटिंडा का शासक था, ये रजिया सुल्तान को अपनी महारानी नहीं मान रहा था। इसलिए इसने विद्रोह किया, तो रजिया सुल्तान ने इस पर अटैक किया। अटैक किसके साथ किया था? एक इसका गुलाम था, या फिर इसका सेना नायक, या कुछ भी कह सकते हैं। इसका गुलाम था, रजिया सुल्तान का गुलाम था याकूत। ये था एक इथोपियन, और ये था टर्किश। ये सब था टर्क, यानी कि तुर्कमेनिस्तान का, ये इथोपियन था, यानी इन दोनों ये अलग अलग थे। इसलिए इसने अल्तुनिया ने इसको मरवा दिया। और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किला मुबारक रजिया सुल्तान को किला मुबारक जो कि भटिंडा में है, उसमें कैद कर लिया था। और फिर जो अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से विवाह कर लिया था, अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से विवाह कर लिया था बाद में। तो ये दोनों दिल्ली आ रहे थे, यानी राज करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। तो इनको रास्ते में ही कैथल हरियाणा में इन दोनों की मृत्यु कर दी जाती है, और रजिया सुल्तान 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1240 के बाद रजिया सुल्तान का साम्राज्य खत्म हो जाता है। रजिया सुल्तान के समय एक कवि था मिनहाजुस्सिराज, यानी मिनहाजुस्सिराज, इसकी बुक थी तबकात-ए-नासिरी। इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश के सभी पुत्रों में से सबसे एबल, यानी सबसे कामयाब थी इसकी पुत्री रजिया सुल्तान। इसलिए ये इल्तुतमिश अपनी पुत्री को शासिका बनाना चाहता था, यानी कि शासन देना चाहता था। मिनहाजुस्सिराज की बुक है तबकात-ए-नासिरी, जो कि रजिया सुल्तान के समकालीन समय में लिखी गई थी। अब अगला शासक है गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287। आप देखिए, क्योंकि 1266 से 1210 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, 1236 तक इल्तुतमिश, और 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान, और 1240 से लेकर 1266 तक कोई इम्पोर्टेंट शासक नहीं था इसमें, क्योंकि हम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे। 1240 से 1266 तक कोई इम्पोर्टेंट शासक नहीं था इसमें, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते। वैसे अगर मैं बताऊं तो रजिया सुल्तान के बाद शासक बना था बहराम शाह। बहराम शाह
बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये याद कर सकते हो बस। रज़िया सुल्तान के बाद कौन सा शासक बना था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। और ये मुइजुद्दीन बहराम शाह यानी 1240 से लेकर 1260 तक बहुत शासक हुए, पर जो मैं कह रहा था, जो तुर्क चहलगानी था, चहलगानी जिसको चाहते उसको राजा बनाते, जिसको चाहते उसको हटा देते, तो इनको हटाते रहे। तो उसके बाद 1266 के बाद आया था, 1266 से 1287 तक गयासुद्दीन बलबन ने सबसे इम्पोर्टेंट काम यही किया था, इसने ख़त्म किया था ये तुर्क जो चहलगानी था ना, तुर्क चहलगानी को इसने समाप्त कर दिया था। ये सोचता था अगर मेरे को भी इन्होंने हटा दिया तो इसने पहले शक्ति ग्रहण की और तुर्क चहलगानी को ही ख़त्म कर दिया। ये अंडर ये एक अंडर किसी के अंडर काम करता था, इसी के एक राजा था, इन्हीं में से एक राजा था, उसके अंडर काम करता था, उसके अंडर ये नायब था इन 1240 से 1266 तक जो कोई एक राजा था उसके अंडर ये नायब था। उस राजा का नाम था नसरुद्दीन महमूद का अंडर ये नायब था, इसलिए इसको नायब मुमलिकात बोला जाता है। इसने तुर्क चहलगानी को खत्म कर दिया था। सैन्य विभाग बनाया था इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने एक सैन्य विभाग बनाया था, दीवान ए अर्ज नाम का इसने एक सैन्य विभाग बनाया था। इसने उपाधि ली थी जिल ए इलाही यानी जिल्ले लाही, यानी कि भगवान की छाया। ये भगवान की छाया और अपने आप को आफरासियाब का वंशज बताता। ये बहुत तगड़ी रॉयल फैमिली थी, इसको इसका वंशज बताता था, पर बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। पर बताता ये था, क्योंकि गुलाम वंश पढ़ रहे तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये बताता था मैं आफरासियाब का वंशज हूँ, अर्थात मैं रॉयल फैमिली से हूँ। अपने आप को जिल्ला यानी भगवान की छाया बताता था। इसने नवरोज स्टार्ट किया, एक पारसी त्यौहार इसने स्टार्ट किया था, पारसी त्यौहार नवरोज स्टार्ट किया था। और इन्हें सिजदा और पैबोस, सिजदा यानी कि इसके आगे मतलब कि प्रणाम करो इसको, और पैबोस यानी इसके पैरों को चूमो। इसने ये दो स्टार्ट किए थे, अर्थात अगर राजा आएगा उसको झुककर प्रणाम करो, लेट कर प्रणाम करो और उसके पैरों को चूमो। इसकी नीति थी लौह व रक्त की नीति। इसका रियल नेम था उलूग खां। ये आ चुका है सवाल, उलूग खां इसका रियल नेम था। गयासुद्दीन बलबन का रियल नेम था उलूग खां। और इसके समय एक बंगाल में विद्रोह हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार ये दिल्ली पुलिस में आया था। इसके समय एक बंगाल में विद्रोह हुआ था, किया था तुगरिल बेग ने, जो कि बंगाल का गवर्नर था। ये बंगाल गवर्नर था, उसने इसको राजा मानने से इनकार कर दिया था, अगर किसी ने विद्रोह कर दिया तो बलबन ने इसको मार दिया था, तुगरिल बेग को। इसका गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद, 1287 से लेकर 1290 तक। ये किसका? बलबन का पोता। इसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट होता है। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। 1206 से 1290 तक तो गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश में सबसे पहले 1206 से 1210 तक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 से 1236 था इल्तुतमिश। 1236 से लेकर 1240 था रज़िया सुल्तान। और 1266 से 1287 तक, क्योंकि 40 से 66 तक कोई इम्पोर्टेंट शासक नहीं था, 1266 से 1287 तक था बलबन। और 1287 से 1290 तक था कैकुबाद। कैकुबाद को खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी मार देता है और खिलजी वंश की नींव रखता है। अब खिलजी वंश आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।